आदरणीय डॉक्टर शिवराज जी, आदरणीय उत्पल कुमार जी, सभागार में उपस्थित सभी सुधी जन, कार्यकर्ता बंधुओं, सबको मेरा विनम्र वंदन। एक प्रसिद्ध श्लोक है, यानी एक सूक्त है, एकम विशरसो हन्ति शस्त्रेण एकश्च वध्यते स राष्ट्रम सप्रजम हन्ति राजानम मंत्र विप्लवः। मंत्र विप्लव यानी क्या है, इसके बारे में डिफाइन परिभाषा देने वाले एक 4 पंक्ति वाला श्लोक, छोटा श्लोक है। इसमें अभी का विषय का सब कुछ है, इसलिए मैंने ये श्लोक अब सभी को मालूम है, कई बार सुने भी होंगे। एकम विषरसम हन्ति, विष पिया है तो जो पीने वाले व्यक्ति केवल मर जाते हैं। शस्त्र का, एक वेपन का उपयोग किया है तो जिसको लगता है वो लगने वाला जो व्यक्ति ही मर जाते हैं। लेकिन मंत्र विप्लव अथवा नरेटिव, फॉल्स नरेटिव, मंत्र विप्लव यानी फॉल्स नरेटिव, फेक नरेटिव, नरेटिव के कारण केवल सुनने वाला व्यक्ति नहीं, राजा, प्रजा, राष्ट्रम, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत पुराने समय पर हमें से कुछ लोगों को लगता है, आजकल किसी भी बौद्धिक, किसी भी प्रवचन सुना है तो उसमें रिपीटेडली यूज करने वाला एक शब्द बन गया नैरेटिव, अभी अभी का प्रयोग है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। किसी भी कार्यक्रम गत 3-4 साल के अंदर किसी भी कार्यक्रम है तो उसमें नैरेटिव संबंधित एक इंटेलेक्चुअल नैरेटिव, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इसके बारे में अभी अभी शुरू हुआ ऐसा लगता है। लेकिन दूसरे प्रकार का नैरेटिव वॉर भारत के इतिहास में देखा है तो सब काल में रहते थे। इसलिए बहुत ध्यान देने लायक एक विषय है ये नैरेटिव वॉर या फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा, ये सब। इसलिए हम इस कलांश में प्रबुद्ध विमर्श नहीं तो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इसके जरूरत के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सुबह से लेकर वही बात हम सुन रहे हैं। अभी उत्पल कुमार जी ने जो बताया है, मैं सुन रहा था वहां बैठे बैठे, वो भी एक प्रकार से ये डिस्कोर्स के बारे में, डिस्कोर्स को सेटराइट करने का दायित्व तो हम सभी का है, यही था। इसलिए क्षमा कीजिए, पहले से ही मैं बिफोर आई एम स्टार्टिंग मैं माफ मांग रहा हूं। कुछ रेपिटेशन स्वाभाविक रूप में होंगे। रेपिटेशन अच्छा भी है, किसी दवा के बारे में भी कहते हैं ये आवर्तन से बहुत ज्यादा उपयोग मिलते हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर, ये भी शुरू सुबह से लेकर हम सुन रहे हैं, वी आर अवेकनिंग इनटू ए न्यू डॉन। एक नए प्रभात में हम सब ब्लेस्ड है, हम सब अनुग्रहित लोग हैं, अनुग्रहित एक पीढ़ी है। ये हमेशा हम ध्यान रखना, ये सुनने वाला या इस कालखंड में जीने वाला सभी लोग, दे आर ऑल ब्लेस्ड एंड ब्लिस का अनुभव करते हैं। क्यों? इसका वर्णन हम शुरू से लेकर सुन रहे हैं। हम एक कलेक्टिव एगनी से एक कलेक्टिव ब्लिस के तरफ, यानी एक सामाजिक सामूहिक वेदना से, मैं केवल राम जन्मभूमि का 496 इयर्स ओल्ड कलेक्टिव एगनी के बारे में नहीं बता रहा हूं। गत 1000 साल से, नहीं तो 1500 साल से हम तो अनुभव कर रहे हैं एक कलेक्टिव एगनी। उस एगनी से, उस वेदना से हम एक आनंद के तरफ, एक अनुग्रह के तरफ उठ रहे, जग रहे हैं, एवेकन कर रहे हैं। इस बात हम सभी को मालूम है। इस संदर्भ में मेरे मन में एक प्रसिद्ध इंग्लिश कवि का एक कविता के 2 लाइन याद आ रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम सब सुने होंगे। वर्ड्सवर्थ का एक प्रसिद्ध कविता है छोटी सी,
that also in the background of French Revolution संबंधित लिखे हुए एक कविता है द प्रिल्यूड. एक्चुअली दैट प्रिल्यूड वाज मेंट फॉर वो तो दूसरा एक बड़ा कविता के खंड काव्य के इंट्रोडक्शन के रूप में शामिल करने वाले थे वर्ड्सवर्थ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, इसलिए उनके मृत्यु के बाद प्रिल्यूड पब्लिश हो गया. प्रिल्यूड में कहते हैं उन्होंने, ब्लिस was that to be alive in this dawn. इस प्रभात में जीना बहुत आनंददायक है. दूसरा जो बात है वो यहां बैठे हुए सुबह ईशान जी ने एक आंकड़ा बताया 41% लोगों के लिए है सही में. बट टू बी यंग इज वेरी हेवन, यानी यूथ रहना, इस कालखंड में युवा प्राय में आयु में रहना वो तो स्वर्ग तुल्य है, ऐसा कहा है. इसका सो मेनी इंडिकेशन है, अनेक संकेत हमारे सामने आ रहे हैं. इसका भी बहुत ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है. उदीयमान भारत का जो वर्णन करने के समय कीनोट स्पीकर से लेकर अभी तक हमने इसका अनेक उदाहरण सुना है. 2014 में जब एक सत्ता परिवर्तन, ये केवल राजनीति संबंधित विषय नहीं है, भारत के अंदर जो हो रहा है परिवर्तन का संकेत है, उस दृष्टि पर बता रहा हूं. जब ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था, शपथ ग्रहण, उसमें पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार अखंड भारत के प्रतिनिधि लोगों को बुलाया था उसके साक्षी बनने के लिए. पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, ये नेपाल से. हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल रिमेंबरिंग दैट ओकेजन? इट वाज क्वाइट सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक था सही में. What is going to happen in the near future, इसका संकेत ही था. मैं ऐसा इसके ऊपर विश्वास करता हूं. सभी लोग, क्यों, अमेरिका को भी बुला सकते थे, ब्रिटेन को भी बुला सकते थे, लेकिन वहां बुलाया था बृहत भारत के प्रतिनिधि लोगों को. इसके तुरंत बाद आप लोगों को मालूम है भारत के महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली हमारा जो सॉफ्ट पावर, वो क्या है? योगा. Yoga has been approved by the whole world. No matter whether one Pakistan or one कट्टरपंथी राष्ट्र, इस्लाम राष्ट्र इसको माना नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है. भारत मान लिया है तो पाकिस्तान को भी मानना ही पड़ेगा इन द फ्यूचर, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूं. सभी राष्ट्र इस प्रकार यूएनओ के हिस्ट्री में अभी तक किसी रेजोल्यूशन इस प्रकार के सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ था. पूरे विश्व भी योग को मनाते हैं. इस प्रकार बहुत सारे विषय अनअटेनेबल है, असाध्य है, ऐसा हम लोगों ने सोचा हुआ बहुत सारे विषय हमारे सामने. जब वी आर इन द फ्लो, हम प्रवाह में रहने के समय नदी का प्रवाह के शक्ति समझ में नहीं आ जाएगा. जरा सा तट में जाकर देखना पड़ेगा ये नदी का प्रवाह कितना गतिमान है, ऐसा मालूम हो जाते हैं. देखिए, हम एक जमाने में यहां बैठे हुए 40+ वाले लोग जरूर सोचे होंगे इट इज अनअटेनेबल. आर्टिकल 370 कैसे हटेगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने वाले व्यक्तियों ने उस समय लिखे होंगे टेम्पररी एंड ट्रांसिशनरी आर्टिकल, ऐसा लिखे होंगे. लेकिन डे बाय डे वी आर गेटिंग दैट इंप्रेशन दैट इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. इट विल नॉट विदर अवे, ऐसा था हमारे सोचा. ये गिरेगा नहीं. उस समय आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स बताया था बहुत अच्छा सिंबल के साथ, एक पके राइप लीफ जैसा वो गिर जाएगा, ऐसा बताया था. 10 साल में गिर जाएगा, ऐसा बताने वाले लोग भी थे. लेकिन इट वॉज नॉट लाइक दैट. लेकिन वो अनअटेनेबल, असाध्य, दुसाध्य, ऐसा कहने वाले चीज हमारे सामने हो गया है ना. इट वॉज एन अब्रोगेटेड एंड जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस हैव बीन रिवोक्ड, कर दिया है ना. इसलिए आजकल लोग कहते हैं, ठीक है वो पॉलिटिक्स में नहीं बता रहा हूं, लेकिन मजाक से कुछ लोग कहते हैं, उत्पल कुमार जी जैसे पत्रकार लोग कहते हैं, जिसने हटाया आर्टिकल 370 उसको देंगे आर्टिकल 370. उसको जिसने हटाया 370 का आंकड़ा पार्लियामेंट में आने के समय बहुत सारे लोगों को लगे ये क्या है 370. इसका अर्थ है ये नारा इन मेकिंग है.
ए स्लोगन इन मेकिंग, जिसने हटाया आर्टिकल 370 उसको देंगे 370, ये है, ठीक है। सो इट हैज आल्सो हैपेंड अगेन, बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉस, इसका वर्णन अभी प्रभुल जी ने भी किया, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। बहुत सारे, ट्रिपल तलाक, जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। टच किया है तो आपके हाथ हमने काट दूंगा, इसके ऊपर आंग डाला है तो आंग हम गोच करूंगा, इसको ऐसा ही उखाड़ करके फेंक दूंगा। ऐसा बताने वाले लोग सब जिंदा है अभी भी, लेकिन वो भी हटाया है। एंड ऑल द वे फ्रॉम साउथ, दक्षिण भारत के दक्षिण के सबसे छोर से यानी एंड से, चंगोल हैज टेकन ए लॉन्ग वॉयज अप टू दिल्ली, दिल्ली तक गए दक्षिण का चंगोल। इट इज ऑल्सो ए सिंबल। देखिए आजकल जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहना प्रारंभ किया, ये भी एक नैरेटिव है, मैं जो बता रहे हैं ये सब नैरेटिव से रिलेटेड है, नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए कटिंग साउथ, रिसेंटली वी हैव स्टार्ट, हम जो सुनना प्रारंभ किया, दक्षिण भारत को कट करना है। हम बता रहे हैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत, ऐसा भारत अलग अलग नहीं है, एक ही भारत है। दक्षिण भाग में रहने वाले कुछ लोग हैं, पश्चिम भारत के पश्चिम दिशा में रहने वाले गुजराती लोग होंगे, गोवा के लोग होंगे, उत्तर भाग में रहने वाले कश्मीर के लोग होंगे। पूरा भारत एक ही है। सामान्यतः कुछ लोग कहते हैं मल्टी कल्चर, नो, आवर कल्चर इज वन, इट हैज गॉट मल्टी लेयर्स, मल्टी लेयर्ड सिंगुलर कल्चर हमारा है, उसका लेयर अलग अलग होते हैं। सो वी आर सेलिब्रेटिंग, हम जश्न मना रहे हैं वो संस्कृतियों का हमेशा, यह है हमारा स्वभाव। इस दक्षिण हिस्सा को कट करने के लिए कुछ लोगों ने नारा लगाया, उसी बीच में है चंगोल इनके प्रयाण प्रारंभ किया। दक्षिण के चोल राजाओं के राजाधिकार जब मिलते हैं उस समय पकड़ने वाला धर्मदंड जैसा, वो भी एक धर्मदंड है। जस्ट लाइक शिप्रा जी ने जो बताया, इट इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड शब्द, धर्मो धारयति प्रजा, उसे भी सिंपलेस्ट डेफिनेशन से, लेकिन सही है। उत्पल जी ने जो बताया है वो सही है। आज के जो हमारे एजुकेशनल सिचुएशन के कारण, अपना जो फिलोसॉफिकल स्टडी के अभाव के कारण धर्म बहुत जटिल हो गया है, इसलिए हम सिंबल शब्द से धर्म यानी रिलीजन है ऐसा सोचते हैं। धर्म इज नॉट रिलीजन। ओके, सो दंड वहां गया, दैट ऑल्सो शोज समथिंग। एंड एट लास्ट ऑन January 22 वो भी हुआ है, वो भी हुआ। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा हमने नारा लगाया, वो भी हमारे सच है। देखिए हम क्या पुण्याई किए हैं अपने इस जन्म में, क्या क्या किया, आप जरा एनालाइज कर दीजिए। मैं एनालाइज करता हूं हर दिन, मैं ऐसा बड़ा कुछ पुण्य नहीं किया है ये सब देखने के लिए। शायद मेरे पिता माता लोगों ने कुछ किए होंगे, हमारे पूर्वजों ने कुछ किए होंगे, नहीं तो हमारे पूर्व जन्म में हम कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए हमको ये देखने का मौका मिला है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ ब्लिस, अनुग्रहित आशीर्वाद से ये हम ये। लेकिन ये परिवर्तन के पीछे मैंने जो बताया, पुण्याई के बाद सब बताए, लेकिन परिवर्तन के पीछे बहुत बड़ा समर्पण का एक बड़ा उदाहरण है। हिंदू समाज के संगठन के लिए जो जिन जिन लोगों ने अपने जान खपाया, जान ने समर्पण किया, पूरा जिंदगी इसके लिए समर्पण किया, उन लोगों के समर्पण के वजह से ये सब हुआ, ये भूलना नहीं है। उन लोगों ने अचानक आए हैं ये सब परिवर्तन, अचानक नहीं है। किसी एक नारा के कारण, किसी एक सत्ता के कारण, किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक नेता के कारण, मैं बताना चाहता हूं इसलिए नहीं हुआ है। इसके पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी जो किए हुए तपस्या का जो बल है। पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार सही में ये नैरेटिव वर्क के, आधुनिक काल के नैरेटिव वर्क के शुरुआत उन्होंने ही किया है, उन्होंने किया। कुछ लोगों ने बताया हिंदू सच नहीं है, हिंदू इस राष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं है। उस समय उन्होंने सभी के सामने खड़े होकर एक नैरेटिव वॉर शुरू किया। उन्होंने किसी ने पूछा उनको एक सभा में, हु इज दैट फूल हु सेज दिस इज हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसा कहने वाला मूर्ख कौन है, ऐसा पूछा। हम में से कोई है तो पीछे से उड़कर चले जाएंगे हाल से, अपमान न सहने के लिए।
मैं आप लोग नहीं करेंगे, मैं करूंगा, मेरे को उतना हिम्मत नहीं, इसलिए मेरे बारे में करा। जे कुछ लोग मेरे ऊपर ऐसा देख रहे हैं, क्या आप, हम तो वहां लड़ेंगे ऐसा, ठीक है आप करेंगे। डॉक्टर साहब ने सीधा सामने आए शेर के जैसा, वो सभा को सम्मुख करके हुए खड़ा होकर उन्होंने सीने पर हाथ रखकर बताया, आई डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार सेइज दिस इज हिंदू राष्ट्र, एंड इफ यू कॉल सच अ पर्सन ए फूल, आई एम दैट फूल एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फूलिशनेस। मैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति को आप मूर्ख कहा है तो उस मूर्खता पर मेरे को गर्व है, ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसा कहकर प्रारंभ किए हुए एक महातपस्या है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर हेडगेवार के मन में केवल भारत ही था ऐसा नहीं था, पूरे विश्व के कल्पना था। उनके मन में दो सपना था, एक तो यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, मानव एकता। आजकल बहुत सारे लोग बताते हैं हमारे आधुनिक नारा है, ऐसा नहीं, डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय भी बताया था मानव एकता और विश्व कल्याण, ग्लोबल वेलफेयर, यानी वर्ल्ड का पूरा यूनिवर्स का वेलफेयर, ये दोनों डॉक्टर हेडगेवार का। लेकिन उन्होंने बताया ये अपने आप नहीं हो जाएगा, ये दोनों आसमान से ऐसा ही गिरेगा नहीं, एप्पल जैसा गिरेगा नहीं, ये कैसा हो जाएगा। इसलिए इसका पहला चरण हिंदू समाज का संगठन है, हिंदू समाज का, क्योंकि मानव एकता के लिए शुरू किए हुए एक दर्शन पूरे विश्व में है तो वो हिंदुत्व है। ग्लोबल वेलफेयर के लिए शुरू किए हुए किसी राष्ट्र पूरे विश्व में है तो वो हमारे ही है। बार बार हम सुने होंगे भद्रमिच्छन्दर्षय सर्वदा वगैरह श्लोक राष्ट्र के बारे में। पूरे विश्व के ऐश्वर्य श्रेय के लिए हमारा जो इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, लेकिन बीच के कालखंड में इस राष्ट्र के जो बल वो करने का ताकत वो थोड़ा कमजोर हो गया है। उस कमजोरी से, उस बलक्षय से, दुर्बलता से इस राष्ट्र को बचाने के लिए पहला चरण हिंदू समाज का संगठन, इसको सामने रखकर उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। इसलिए होगा डॉक्टर जी से संघ का काम सीखे हुए एक पहला प्रचारकों में एक है दादाराव परमार्थ। वो दादाराव परमार्थ को चेन्नई के कार्यक्रम में किसी ने पूछा, मिस्टर परमार्थ कैन यू गिव अस ए डेफिनेशन फॉर योर आरएसएस इन वन सेंटेंस। ऐसा आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। उस समय उन्होंने उत्तर दिया, आरएसएस इज एन एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ द हिंदू नेशन। सुनने वाला किसी को कुछ नहीं मालूम हो गया, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, पूछने वाले व्यक्ति को भी समझ में नहीं आया, उतना जल्दी उन्होंने उत्तर दिया, आरएसएस इज एन एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ द हिंदू नेशन। इस हिंदू राष्ट्र का जीवनोद्देश्य को ये एक उत्क्रांति है, एक परिणति है, एक एवोल्यूशन है, एक जैव परिणति है आरएसएस। इतना सुंदर परिभाषा ये देख लीजिए। वो क्यों उन्होंने बताया, पूजनीय डॉक्टर जी ने बताया, मेरा भी लक्ष्य मानव एकता है, विश्व कल्याण है, लेकिन इसका पहला चरण हिंदू समाज का संगठन। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किए। उस त्याग के, उस निरंतर निशब्द प्रयास के कारण ये परिवर्तन सब आ रहे हैं, आज हमको देखने को मिलते। केवल आरएसएस के बारे में नहीं बता रहा हूं, संघ से प्रेरणा लेकर काम किए हुए सभी आध्यात्मिक सामाजिक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर गत 100-150 साल से किए हुए काम के सत्फल परिणाम हम सब आज अनुभव कर रहे हैं। मैं बताया हम अनुग्रहित है, आनंदमय है, स्वर्गतुल्य है, लेकिन ये स्वर्गतुल्य कालखंड में एक बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या है खतरा? आजकल मॉडर्न इंग्लिश अमेरिकन लिटरेरी फिगर्स में सबसे आजकल बहुत चर्चित एक साहित्यकार है माइकल हॉफ। इनका न्यू वर्ल्ड करके एक बहुत बड़ा सीरीज है, इसमें एंड करके एक पुस्तक वो बेस्ट सेलर है, ठीक है, नया युवक है, यानी नहीं तो मिडिल एज पर्सन है। उनका एक सुंदर कोटेशन है, उसमें उन्होंने बताया, आई एम कोटिंग, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन। हार्ड टाइम्स, डॉक्टर हेडगेवार के टाइम इट वाज ए हार्ड टाइम, बहुत कठिन समय था। उस समय लोहे से भी स्ट्रांग एक डॉक्टर हेडगेवार जैसा व्यक्ति हो गया। इसलिए कहते हैं हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम्स। उनके तपस्या के कारण कठिन ये
मजबूत व्यक्तियों ने अच्छे काल को निर्माण करते हैं, लेकिन वहां प्रारंभ करते हैं खतरा। मैंने जो बताया खतरा है ना, गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। अच्छा कालखंड में हाँ हमेशा सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, स्वयं पीठ पर थपथपाते हैं और दूसरे को भी करते हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। वीक मैन ही हमेशा दूसरे को अभिनंदन करते हैं, स्वयं अभिनंदन करते हैं। और माइकल कहते हैं एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। इसलिए अमित आत्मविश्वास है ना, अमित आनंद में हमेशा रमना है ना, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा सा हम इस प्रकार का परिवर्तन आने के पीछे क्या क्या तपस्या हुई, कैसे काम हुआ, इसके बारे में सोचना चाहिए। और उस आधार पर हमारा नेक्स्ट स्टेप के बारे में, वो नेक्स्ट स्टेप है नैरेटिव बिल्डिंग, नहीं तो नैरेटिव करेक्शन, प्रॉपर नैरेटिव को, पॉजिटिव नैरेटिव को प्लेस करना, ये नेक्स्ट स्टेप है। जब हिंदू सामाजिक संगठन का जो बात आ गया, उसके आधारभूत एक ग्रैंड नैरेटिव भी सेट किया डॉक्टर डिगवार ने, दिस इज हिंदू राष्ट्र, वो सब बताकर काम प्रारंभ किया। पहले मेन सेंटर्स पर संगठनात्मक विकास हुई, फिर पूरे एक ज्योग्राफिकल विकास भारत के कोने कोने पर पहुंचा। देन वी हैव सेट ए टारगेट to reach all strategically important places and important societies। उस प्रकार रणनीति के तौर पर भी हमारे अपना जो विकास हमने कर दिया, समग्र विकास के लिए विविध क्षेत्रों का प्रारंभ किया, और सर्वस्पर्शी विकास पूरा होने के समय फिर हमने लक्ष्य तय कर दिया, अभी समाज में पंच परिवर्तन होना चाहिए। पंच परिवर्तन, वो पंच परिवर्तन यानी क्या है, मैं जल्दी एक एक पॉइंट बताकर समाप्त करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल्सो 10-15 मिनट्स। ओके, अभी तक नहीं मिले हैं शुरू के कार्यक्रम के बाद, ऐसा लगता है। पहला, मूल्य आधारित तो परिवार का गठन करना। देखिए ये गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन है ना, वीक मैन एक प्रकार से डिस्ट्रॉयज आवर ओन फैमिलीज, हमारे परिवार को नष्ट करते हैं। परिवार में हिंदुत्व नहीं होगा, इसलिए हिंदुत्व आधारित, मूल्य आधारित परिवार के निर्माण की आवश्यकता है। दूसरा, अपने समाज में समरसता को स्थापित करना, इसके लिए भरपूर प्रयास करना है, भरपूर प्रयास, समरसता युक्त समाज। क्योंकि अभी आपको मालूम है कैसे कुछ लोगों ने प्रयास करते अभी भी हिंदू समाज को बांटने के लिए, उनको उत्तर मिलते रहते हैं वो दूसरा विषय, लेकिन हमेशा प्रयास करते रहते हैं अपने अपने नैरेटिव फिटअप करके। तीसरा, हम समाज संगठित हैं, परिवार भी अच्छे हैं, लेकिन पर्यावरण नष्ट हो गया है, तो इसलिए पर्यावरण प्रेमी जीवन, ये तीसरा है। और चौथा, स्वदेशी विचार के आधार पर अपने आर्थिक सामाजिक सब विषयों को पुनर्गठन करना। एंड 5, सामाजिक कर्तव्य बोध। के पिछले 22 के स्वतंत्रता दिन के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये कर्तव्य बोध का विषय बताया था। सो ये पंच परिवर्तन समाज में लाना, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल रीच, सेकंड स्ट्रैटेजिकल रीच, दूसरा, तीसरा एक प्रकार से समग्र विकास, सर्वस्पर्शी, ये पूरा लगभग हो गया है। नौ पंच परिवर्तन, पंच परिवर्तन, मूल्याधारित परिवार, समरसता युक्त समाज, एंड पर्यावरण प्रेमी जीवन, स्वदेशी जीवन शैली, स्वदेशी विचार, एंड सामाजिक कर्तव्य बोध। और यहां से फिर नेक्स्ट स्टेप, वो नेक्स्ट स्टेप है सब सिस्टम्स का चेंज, सिस्टमिक चेंज होना चाहिए। वो भी हमारे सामने हो रहा है क्या? अभी तो उत्पल कुमार जी ने थोड़ा सा उल्लेख किया शिक्षा पद्धति के बारे में, अपने टेम्पल सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सब बातें बताया। बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंस, द सो कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए धर्मोप्रूडेंस, ये चेंज करने की आवश्यकता है। ये एंग्लिकन, यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस, इस प्रकार व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं में नीचे से लेकर ऊपर तक परिवर्तन करना। एंड सब प्रकार के इश्यूज को, क्योंकि भारत का जो एक प्रकार का डेवलपमेंट प्रोग्रेस का लक्ष्य क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम है।
सो वी हैव टू एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज इवन, पूरे विश्व के समस्याओं को भी हमको फेस करना पड़ेगा। हम केवल भारत के लिए ये काम सब कर रहे ऐसा नहीं है, पूरे ग्लोबल इश्यूज को। अदरवाइज योगा डे को लेकर पूरे विश्व में जाने की आवश्यकता क्या है? सो ग्लोबल इश्यूज को भी एड्रेस करना, एंड उस इश्यूज को एड्रेस करने के समय हम भारत के जो वैचारिकता के खिलाफ, भारत के दर्शन के खिलाफ, भारत के मूल सोच के खिलाफ, हमारा एक यूनिक विचार के स्टाइल है, शैली है, ये सभी के खिलाफ जो हो रहा है एक नैरेटिव वॉर, एक वैचारिक एक आक्रमण, एक आख्यान युद्ध कुछ लोगों ने प्रारंभ किया है। ये कब प्रारंभ किया? अभी अभी किया ऐसा भी नहीं है, बहुत सालों। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया, when we are saying about we are raising to a collective bliss from a collective agony, एक सामाजिक वेदना का जो बात बताया वो केवल 496 ईयर्स के कलेक्टिव आगनी नहीं है, वो कहता 1000 साल के आक्रमण यहां हुए। आक्रमण मुस्लिम आक्रमण के पहले का जो आक्रमण, उस आक्रमण के समय शत्रुओं को एक प्रकार से भारत के राष्ट्र के अंदर असिमिलेट करने का शक्ति, ताकत हमारे पास थी। आप सभी को मालूम है, हिस्ट्री अगर देखा है तो यहां आए हुए आक्रांताओं को एक प्रकार से इस्लामिक आक्रमण, देन यूरोपियन आक्रमण हुआ, उसके पहले के सभी आक्रांताओं को क्या हुआ भारत के अंदर? हूण कहां गए, शक कहां गए, कुषाण कहां गए? ये सब भारत राष्ट्र के अंदर विलीन हो गया है। ये विलीन होना यानी क्या है? इसका उत्तर में एकदम सामान्यता हम अपेक्षा नहीं करते, ऐसा एक विचारक के कोटेशन से लेना चाहता हूं। व्हेन कार्ल मार्क्स रोट 1857 के हिस्ट्री उन्होंने इंग्लिश लाइब्रेरी के पोर्टिको में बैठकर लिखा है। भारत में आने बिना बहुत सारे भारत के बारे में ये लोग कहा है। उस पुस्तक में उन्होंने ये बात बताया, आई एम कोटिंग वर्बाटिम कोट, Arabs, Tartars, Turks who successfully overran India were soon Hinduized according to the eternal law of history, unquote. यानी यहां आए हुए आक्रांताओं को क्या हुआ है? इतिहास के एक चिरंतन सनातन नियम है, इटर्नल लॉ ऑफ हिस्ट्री। क्या है? आक्रमण करने वाले व्यक्ति जीत गया है तो भी, सत्ताधारी बन गया है तो भी, कल्चर किसका शेष है? शेष होगा, रिमेन करेगा। वो श्रेष्ठ संस्कृति जिसका है, कल्चर किसका श्रेष्ठ है, वो लेगेगा। उस कानून, उस नियम के आधार पर दे वर ऑल हिंदुइज्ड, ऐसा कार्ल मार्क्स ने बताया। ये मैंने बताया, इस्लाम को भी शुरुआत में ऐसा हुआ परिवर्तन, लेकिन बाद में निरंतर आक्रमण के बल से भारत के सामाजिक संस्थाओं के ऊपर बहुत बड़ा हमला इन लोगों ने किया, बहुत बड़ा हमला। बहुत सारे हमारे कस्टम्स नष्ट कर दिया, इवन हमारे त्योहारों को भी नष्ट कर दिया। क्या क्या है बताने की आवश्यकता नहीं। शादी करने का टाइम भी उनके आक्रमण के कारण हमने चेंज किया। अभी भी कुछ जगह पर उस लागू है। कुछ स्टेट्स में एक घूंघट का जो प्रथा भी इस्लामिक आक्रमण, मैंने जो बताया, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्था, सामाजिक त्योहार, सामाजिक उत्सव, सबके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। मैं तो हमारे इस बार का जो स्मारिका पढ़ रहा था बैठे बैठे, उसके बाद पढ़ा नहीं है, उसमें यूनिवर्सिटीज के बारे में, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में एक अच्छा लेख है, जरा सा सब लोग पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने के नाते पढ़ने का इच्छा सभी को नहीं आते हैं, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, वो पढ़ना चाहिए। पैसा तो चाहिए विचार मंच को आगे काम करने के लिए, इसलिए तो हमने एडवर्टाइजमेंट लिया है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी संबंधित आप देखिए, 500 BC में शुरू हुआ, 700 AD तक, 700 AD के बाद क्या हुआ? 800 AD तक रहे, 1000 AD तक रहे, 1100 AD तक यूनिवर्सिटी रहे। उसके बाद क्या हुआ यूनिवर्सिटी को? दिस ऑल शिक्षा विद्या केंद्रों के ऊपर इन लोगों ने आक्रमण किया। इसलिए मैंने बताया, सामाजिक शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर दिया, व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया। एकदम चेंज, एक प्रकार का आक्रमण शुरू में सुबह
कुछ हद तक हमारे सुधांशु जी और फिर प्रफुल्ल जी ने भी उसके बारे में बताया। यूरोपियन आक्रमण के समय भी बहुत सारे अपने यहाँ एक वैचारिक आक्रमण किया। उस समय एक सामाजिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण था इस्लाम का। यूरोपियन आक्रमण का एकदम चेंज क्या हुआ? वैचारिक आक्रमण, विचार को बदलने का प्रयास, हमारे बुद्धि के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। व्हाट वाज द लक्ष्य? यूरोपियंस इधर आए, काय के लिए आए? एक नैरेटिव, आप लोगों ने पढ़ने वाले हिस्ट्री के आधार पर, क्यों पुर्तगीज आए, क्यों फ्रांस आए, पूछा है तो हम उत्तर क्या बताएंगे? ट्रेड के लिए आए हैं, ऐसा कहते हैं ना, व्यापार के लिए आए हैं। सच है क्या? their main mission was an evangelization of भारत। भारत को इवांजलाइज करना, क्राइस्तवीकरण करने के लिए ही आया है। अनेक उदाहरण, अनेक रीजंस हमको बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछने से ये उत्तर मिलेगा। जब पुर्तगाल के वास्को द गामा पहली बार केरल के कालीकट में बाया पैर रखकर उतरा है क्या, दाहिने पैर रखकर उतरा है क्या, जंप कर दिया है क्या, मेरे को पता नहीं, लेकिन कालीकट में वो उतरने के साथ साथ उनके साथ 100 से ज्यादा पादरियां भी थे, बाइबल भी थे, क्रूस भी थे। व्यापार के लिए आना है तो पादरियों को क्यों लेकर आए भाई? व्यापार करने के लिए हम लोग जाने के समय सुबह सुबह जाते हैं पालक खरीदने के लिए, क्या हमारे नेबरिंग मंदिर के पुजारी को भी लेकर जाते हैं क्या? कौन सा पालक जाना है हमको चाहिए, ऐसा करके विल नॉट। सो ये सिंपल सा, बहुत जटिल बात मैं नहीं बता रहा, मैं सिंपल सा बता रहा हूं। वाई यू ब्रिंग, क्यों लाया है? इसके पीछे का कारण मारपापा ने, पोप ने बताया आपको जाने के लिए, और कोई नहीं बताया। टॉर्डिसलस ट्रीटी के आधार पर आए, पूरे विश्व को, एक साइड में स्पेन को, दूसरे साइड पर पुर्तगाल को भेजा है। 2 बच्चे को भेजा है पिता ने, आसिफ। द होल ग्लोब इज हिज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, उनके पितृ स्वत्व है, संपत्ति है, उस प्रकार बांट कर दिया, ईस्ट उनको, वेस्ट इनको। ठीक है, इवांजलाइजेशन के लिए आए। इवांजलाइजेशन ठीक तरह से चलने के लिए, प्रभु जी सुबह आपको बताया था, जब अपने स्व के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, धर्म के ऊपर आक्रमण किया, तब हमने थोड़ा सा प्रतिकार, प्रतिशोध, इसके पहले हमने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। आने वाले लोग युद्ध करने के लिए नहीं आते हैं तो सबको स्वागत है। आपको कितने लोगों को मालूम है पता नहीं, वास्को द गामा कालीकट में जब आए थे, आने के जो खबर सुनकर सामूतिरी राजा स्वयं जाकर उनके मंत्री को भेजा, मंगाटचन को, काय के लिए? ये आने वाले अतिथि को अच्छा स्वागत करने के लिए, और समीपस्थ एक देवी मंदिर में जाकर उनको स्वागत करने के लिए। अतिथि देवो भव, ऐसा ही था। लेकिन बाद में पता चला ये आने का उद्देश्य क्या है, इसलिए रिएक्शन भी होना प्रारंभ किया। इस रिएक्शन से उन लोगों ने पाठ पढ़ा। वो पाठ क्या है? उतना आसान नहीं है भारत को जीतना। भारत में इवांजलाइजेशन इज नॉट दैट इजी। इसलिए क्या करना, ये इकट्ठा होकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे, प्रतिशोध कर रहे, इनको बांटना है, डिवाइड, द्वंद्व खड़ा करना है, उनके अंदर भेदभाव खड़ा करना है, जातिगत भेदभाव, वर्णगत भेदभाव, देशगत भेदभाव, पानी यूज करने का भेदभाव, ये सब खड़ा करना। यहां के इतना समर्थ आर्थिक व्यवस्था के कारण क्या है, आर्थिक स्थिति के कारण क्या है? इतना डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से इन्होंने उद्योग भी चलाते हैं, कृषि भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। पानी के लिए भी सोसाइटल सिस्टम से इधर एक एक गांव के अंदर पानी के लिए व्यवस्था स्वयं गांव करते हैं। यह सब देखकर उनको पता चला इस प्रकार का आक्रमण से इनको हमेशा के लिए जीत नहीं सकते हैं, इसलिए दे आर टू बी डिवाइडेड, इनको विखंडन डालना है। इसलिए क्या करना, पहला तो भारत क्या है उसको सीखने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया प्रारंभ किया। उन्होंने जो बताया था, मैं ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं जा रहा हूं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के बारे में भी बताया, विलियम जॉन्स ने प्रारंभ किया। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे विलियम जॉन्स, उन्होंने प्रारंभ किया। अभी भी हमारे अंदर का एक नैरेटिव क्या है, हमारे एक विश्वास क्या है, अगर ये एशियाटिक सोसाइटी प्रारंभ नहीं किए है तो भारत के अंदर कोई वैचारिक अभियान नहीं, यानी
उद्धार नहीं होने वाला था। वेद गीत वगैरह हम समझने का कारण विलियम जोन्स है, मैक्स मुलर है, वगैरह वगैरह। और उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ये जब शुरू किया एशियाटिक सोसाइटी, स्वयं विलियम जोन्स ने लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में एक बात बताया था, आई एम कोटिंग, द बाउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस विल बी द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ एशिया एंड विद इन दीज लिमिट्स its inquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature related to history, culture and language, unquote। बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, ऐसा इस एरिया के बारे में पूरा अध्ययन करना है तो, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, इतिहास के बारे में करना है तो भारतीय लोगों को भी सदस्यता मिलना चाहिए था ना उसमें। क्या उस समय पढ़े लिखे भारतीय नहीं थे क्या? डू यू नो दिस पर्टिकुलर एशियाटिक सोसाइटी 1784 में प्रारंभ होकर 1828, दैट मीन्स लॉन्ग 44 इयर्स के बाद ही एक नॉन इंग्लिश पर्सन को इसमें एडमिशन मिला है, सदस्यता मिले है। कारण क्या है? उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत के अंदर एक गलत नैरेटिव खड़ा करना, भारत के अंदर एक विखंडन खड़ा करना। ये फिर भी हमको बहुत सारे विषय के आधार पर साबित कर सकते। हिस्ट्री राइटिंग शुरू किया उन्होंने, भारत के लिए इतिहास कौन दिया? इंग्लिश लोगों ने किया था। उन्होंने कैसा हमको सिखाया? भारत का हिस्ट्री 3 पार्ट में है, क्योंकि उनके देश में 3 पार्ट में है, एंशिएंट है, मिडिवियल है, मॉडर्न है। भारत जैसा इस देश के काल संबंधित हमारा जो दृष्टि क्या है, काल, व्हाट इज टाइम, अभी बताया था। टाइम के बारे में हमारा कंसेप्ट साइक्लिक है, लीनियर नहीं है, इसलिए इसको 3 भाग में बांट नहीं सकते हैं। डिवाइड करना इतना बेवकूफ बात है, मूर्खता है, लेकिन उन्होंने किया। उनका उद्देश्य दूसरा था, हिंदुत्व संबंधित सब कुछ अंधकारमय था, ये सिखाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने उस प्रकार लिखा। और ये लिखने का इनका जो पूरा अधिकार क्या है, वो भी बहुत घमंड से साथ, अहंकार के साथ जेम्स मिल ने इंट्रोडक्शन में लिखा है, भारत में मैं कभी नहीं गया, भारतीय भाषा कुछ भी भाषा मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए मेरे को एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? भारत में कभी नहीं गया और भारतीय भाषा मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा हमको दिया। एंड देन 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा भारत के अंदर एक नया शिक्षा पद्धति उन्होंने लाया। सो मेनी थिंग, फॉरेस्ट एक्ट से लेकर पीडब्ल्यूडी शुरू करने से लेकर, सोसाइटल प्रॉपर्टी था जल, हमारे यहां का सोसाइटल प्रॉपर्टी था। एक एक गांव व्यवस्था करते थे जल संचयन के, जल संसाधन के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए, रिसोर्स को बेटरमेंट के लिए। उन्होंने वो स्टेट ओनरशिप में लेकर गया, सिंपल सा। अभी भी हमको बोतल में, हम यहां नहीं है, कमरे में है बोतल में हम पानी लेकर पीते हैं। एक जमाने में यह सब होते नहीं थे। आर्म्स एक्ट लगा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, कितने कितने ड्रामेटिक, आई मीन ड्रकोनियन एक्ट के द्वारा उन्होंने भारत के अंदर भारतीय संबंधित सब कुछ विषयों के ऊपर हमारे मन में एक घृणा पैदा किया। सिंपल परफॉर्मेंस एक्ट, थिएटर परफॉर्मेंस एक्ट लाकर उन्होंने बताया भारतीय कला, भारतीय नृत्य, ये सब इतना खराब है, मन को खराब करने वाला है। सेंसुअल विकार आपके अंदर भावना जगाने वाला है, इसलिए उनके विक्टोरियन मोरालिटी के आधार पर उन्होंने मोहिनी आट्टम को, भरतनाट्यम को, ओडिसी को, मणिपुरी डांस को बैन किया। हमारे अंदर इस प्रकार का विचार पैदा कर दिया। ये इंग्लिश लोगों का नहीं तो इवांजलाइजेशन पर्पस से आए हुए लोगों का काम था। फिर मार्क्सियन कम्युनिस्ट दर्शन के विचार के लोग, गलती से मैं दर्शन कहा, वो दर्शन नहीं है, विचार को लेकर ये हम काम करना कुछ लोगों ने प्रारंभ किया। उनका अलग अलग शेड्स, पहले जो सो कॉल्ड क्लासिकल मार्क्सिज्म, अभी तो वोकिज्म के रूप में नया नया रूप धारण करते हुए हमारे यहाँ नया नया एक नैरेटिव उन्होंने खड़ा कर दिया है। एंड कैपिटलिज्म का भी, पूंजीवाद का भी अलग अलग शेड्स, उसका भी अगर देखा है तो एक लेटेस्ट रूप
इस रूप में मार्केट फोर्सेस हमारे अंदर नया नैरेटिव खड़ा करके हमको उनके गुलाम बनाने के लिए, हमेशा के लिए इन लोगों के गुलाम ऐसा हम रहने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र वो चलाते थे।